Hello everyone. How are you all? I hope all of you are doing well and preparing well, of course, for NEET and JEE exam. Welcome back to Rank Boost Physics. So, this is our third lecture for the concept which is vectors. लास्ट क्लास में सबसे पहले लेक्चर में एक्चुअली हमने वेक्टर को डिफाइन करा था. सेकेंड लेक्चर में हमने ये देखा कि किसी भी वेक्टर का जनरल फॉर्म क्या हो सकता है. डेफिनेटली हमने ये भी देखा था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे या यूनिट वेक्टर. यही किया था. आपने अगर वेक्टर्स के पहले 2 लेक्चर नहीं लगाए हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले वो पहले 2 लेक्चर्स लगाए, उसके बाद ही आपको इस लेक्चर का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले आगे प्रोसीड करते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने जब यूनिट वेक्टर डिफाइन करा, हमने बोला था यूनिट वेक्टर क्या होगा. यूनिट वेक्टर होगा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 बनकर आएगा. तो वहीं पे ही उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं. पहले वो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे देखेंगे. ठीक है, ओके. तो क्वेश्चन है ये वाला. ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ a vector is given as 2i cap minus a j cap plus 2k cap is a unit vector. देखो, फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, उस क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन है, मतलब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हमें बहुत क्लियरली उसको पढ़ना पड़ेगा. क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के ही हमें पता लगेगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है और वो चीज फाइंड आउट करने का तरीका क्या निकल के आएगा. जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको निकालनी है द वैल्यू ऑफ ए. तो टारगेट तो हमें पता लग गया कि हमें निकालना है स्मॉल ए की वैल्यू. गिवन क्या है? गिवन है हमें ये कैपिटल ए वेक्टर, और ये भी गिवन है कि ये जो कैपिटल ए वेक्टर है, दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर क्या बताया था? यूनिट वेक्टर हमने बोला था कि एक वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर तब कह सकेंगे जब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर बनकर आएगा? 1 के. तभी तो वो वर्ड यूनिट यूज करा. इसी तरह से हमने जीरो वेक्टर भी किया था. जीरो वेक्टर क्या बोला था? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 बनेगा, वो जीरो वेक्टर कहलाएगा. ऐसे ही किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो ऑफ कोर्स वो यूनिट वेक्टर होगा. द पॉइंट इज, अगर ए वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, मींस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल्स टू 1. अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमने सबसे पहले लेक्चर में मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला देखा था. किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. व्हाट इज ए एक्स? आई कैप का कोफिशिएंट. व्हाट इज ए वाई? जे कैप का कोफिशिएंट. व्हाट इज ए जेड? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोर्स के कैप. मैंने एक चीज और बताई थी अगर आपको याद हो. मैंने बोला था जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होगा फिजिक्स में, वो हमेशा डायरेक्शन के साथ लगेगा. मतलब मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. मीन टू से, अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है माइनस ए, तो ये माइनस साइन मुझे मैग्नीट्यूड मींस ए के साथ नहीं यूज करना चाहिए, बल्कि जे कैप के साथ, मतलब डायरेक्शन के साथ इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए. मतलब कि मैं इस ए वेक्टर को इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस ए माइनस जे कैप प्लस 2k कैप. मतलब ये जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन के साथ जाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ नहीं जाएगा. तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमें 1 गिवन है. पहले मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ए एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 2 गिवन है. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ए वाई की वैल्यू, देखो जे कैप के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है? स्मॉल ए. तो ये वेरिएबल है तो स्मॉल ए का स्क्वायर आ जाएगा. इसी तरह से के कैप के साथ हमें क्या गिवन है? 2. तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर. मतलब ये वैल्यू क्या बनकर आएगी? अंडर रूट 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 विच इज अंडर रूट 8 प्लस ए स्क्वायर. हमें गिवन कंडीशन क्या थी कि ये जो वेक्टर हमें गिवन था, दिस वेक्टर वाज अ यूनिट वेक्टर. मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 के बराबर आना चाहिए था. मतलब ये जो मैग्नीट्यूड इसका निकल के आया है, मुझे इसके मैग्नीट्यूड को 1 के इक्वेट करना पड़ेगा. अब मैग्नीट्यूड को 1 के इक्वल करना मतलब मैंने इसके मैग्नीट्यूड जो निकल कर आया है अंडर रूट 8 प्लस ए स्क्वायर, उसको 1 के बराबर लिख दिया. दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स स्क्वायरिंग करना पड़ेगा. तो हमने कर दिया स्क्वायरिंग on both sides. Squaring on
बोथ साइड्स। अब जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट 8 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू बनेगी 8 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर इज 1। तो ये वैल्यू हमारे पास बन के आई है बच्चों, ये वैल्यू हमारे पास बनकर आई है 8 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 8, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है माइनस का 7, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास बनकर आएगी अंडर रूट माइनस 7। अब माइनस 7 का अंडर रूट, देखो बच्चे ये चीज जेई वाले बच्चे मैथ्स में पढ़ते हैं कि हमारे पास अंडर रूट में नेगेटिव साइन आने का मतलब ये है कि हम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, है ना। तो मतलब मैं इस चीज को कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 अलग कर दिया, अंडर रूट माइनस 1 अलग कर दिया। ये अंडर रूट माइनस 1 है आयोटा। ये नीट वाले बच्चे इस पार्ट पे स्किप कर सकते हैं क्योंकि उन्हें कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं आएगा, लेकिन जेई वाले बच्चे वो डेफिनेटली इसको देखें। जब भी अंडर रूट माइनस 1 आएगा वो आयोटा के बराबर लिखते हैं, मतलब ये जो आंसर हमारे पास बनकर आया है a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 आयोटा, ये आई कैप नहीं है, ये आयोटा है। आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस 1। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इस क्वेश्चन में सब कुछ हमें गिवन था, हमें बस a की वैल्यू निकालनी थी, स्मॉल a की वैल्यू निकालनी थी, और उस वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो कैपिटल A वेक्टर है दैट इज अ यूनिट वेक्टर, और अगर वो यूनिट वेक्टर है डेफिनेटली मैं उसके मैग्नीट्यूड को 1 के इक्वल लिख सकती हूँ। मैंने इसको जरा सा सॉल्व करा, आंसर हमारे पास आ गया। समझ में आई? चलो अब आगे करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स आ जाए तो उन दो वेक्टर्स को क्या हम ऐड कर सकते हैं, क्या हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब जो हम करने वाले हैं बच्चों एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। करें स्टार्ट। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, हमें एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है टू वेक्टर्स का। लेट्स से हमारे पास टू वेक्टर्स गिवन है। सबसे पहले हमें ये जो वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, ये आपको गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, और आपको जो ये दूसरा वेक्टर गिवन है बी वेक्टर, वो आपको गिवन है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। याद है हमने कल जनरल वेक्टर लिखना सीखा था, हमने क्या बोला था, आई कैप के अलोंग कुछ कंपोनेंट होगा, जे कैप के अलोंग भी हो सकता है, के कैप के अलोंग भी हो सकता है। तो मैंने इसी तरह से दो वेक्टर्स कंसीडर करे, एक वेक्टर कंसीडर करा है ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर को कंसीडर करा। अब इन्हीं दो वेक्टर्स को आपको करना है ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करें। दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर कौन से है, ए वेक्टर एंड ऑफ कोर्स बी वेक्टर। ठीक है, तो एडिशन करना मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखना है ना। अच्छा देखना कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर की जगह पे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस ब्रैकेट क्लोज। अब किसकी वैल्यू लिखेंगे, बी वेक्टर की। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें नॉर्मली मैम इनको ऐड करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर सोचो कि आप लोग एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहे हो, मैं एक्स एक्सिस में ही आपको कुछ और फोर्स लगाऊं, तो जो कंपोनेंट होंगे वो एक्स के अंदर ऐड ऑन होंगे, वाई कंपोनेंट वाई के अंदर ऐड ऑन हो सकता है और जेड कंपोनेंट जेड के अंदर ऐड ऑन होगा। मैंने क्या बोला, ये जो वेक्टर थे बच्चे ये हमारे पास थ्री डिमेंशनल वेक्टर थे, मतलब कुछ इसका आई कंपोनेंट भी था, कुछ जे कंपोनेंट भी था और कुछ के कंपोनेंट भी था। तो जब हमने ऐड करना है तो हम आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट में ऐड करेंगे, वाई को वाई में, जे को जे में या फिर जेड को जेड में। एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ। आपने क्लास 10th में इक्वेशंस को ऐड किया था। लेट्स से आपके पास इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस z। आपने इस इक्वेशन में ऐड करना था 2x प्लस 2y प्लस z को। तो आपने कैसे किया था, आपने बोला था कि मैम x को x में ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे
y को y में आपस में ऐड करेंगे और z को z में आपस में ऐड करेंगे, बोला था। तो हमने आंसर क्या लिखा था, x को x में ऐड करके ये आ जाएगा 3x, y को y में ऐड करके आ जाएगा 4y और z को z में ऐड होकर आ जाएगा यहाँ पे 2z। किया था ना, सेम वैसे यहाँ पे करना है आपको, बस x y z नहीं बल्कि ये ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शंस आपस में ऐड होंगी, मतलब आई कैप में ऐड होगा। अब यहाँ पे आई कैप के साथ क्या लिखा हुआ है ax, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए ax, और यहाँ आई कैप के साथ क्या लिखा हुआ है bx, तो मुझे ax में ऐड करना पड़ेगा bx और डायरेक्शन आई कैप कॉमन है बाहर आ जाएगी, प्लस ay और वहां y कॉम्फिशिएंट कौन है by, तो यहाँ पे आ जाएगा by कैप प्लस यहाँ पे आएगा az प्लस bzk कैप। इजी था। बस अगर हमें मैथ्स की ये इतनी सी चीज याद है कि दो इक्वेशंस को कैसे ऐड कर सकते थे, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे। और डेफिनेटली देखना, अभी अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इन दोनों वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो सेम वही तरीका, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। पहले a वेक्टर की वैल्यू लिख लेते हैं, ax आई कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप माइनस bx आई कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अब सेम वही, i को i में ऐड या सब्ट्रैक्ट, j को j में ऐड या सब्ट्रैक्ट, k को k में ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ i कैप के साथ लिखा हुआ है ax, यहाँ i कैप के, अच्छा एक काम करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। अरे 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 ये क्या हो गया, इसको स्टेप बाय स्टेप ही हम करते हैं। और स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब ये है कि हम इसकी पहले करेंगे बच्चे ब्रैकेट ओपन, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए ax आई कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। अच्छा, अब ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव साइन, मतलब हर टर्म का डायरेक्शन चेंज होगा या फिर हर टर्म का साइन चेंज होगा। तो जब साइन चेंज होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस bx आई कैप माइनस by j कैप एंड ऑफ कोर्स माइनस bz k कैप। अब अगेन आई का आई के साथ कम चेक करना है हमने, यहाँ आई कैप के साथ लिखा हुआ है ax, तो यहाँ आ जाएगा ax, यहाँ आई कैप के साथ लिखा हुआ है by, सॉरी bx, वो नेगेटिव साइन भी तो है, तो यहाँ पे लेंगे माइनस bx आई कैप प्लस इधर j कैप के साथ लिखा हुआ है ay और यहाँ j कैप के साथ लिखा हुआ है माइनस by, तो यहाँ पे आएगा माइनस by j कैप प्लस यहाँ k कैप के साथ लिखा हुआ है az और यहाँ पे k कैप के साथ लिखा हुआ है माइनस bz, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस bz k कैप। देखा कितना आसान था। बस दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो बाय डिफॉल्ट हमारी मेमोरी में है, बस उसको नए तरीके से देखना। अभी हमने सिर्फ उसको नए तरीके से या एक डिफरेंट तरीके से उसको देखा है, ठीक है। इसी पे ही एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस पेज पे, क्वेश्चन सेज कि आपको दो वेक्टर्स गिवन है, ये वाले दो वेक्टर, कोई एक a वेक्टर गिवन है और एक b वेक्टर गिवन है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, a प्लस b वेक्टर, तो निकालते हैं। सबसे पहले निकालना है हमें a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो करें। पहले लिखेंगे a वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस फिर b वेक्टर की वैल्यू माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। नेक्स्ट रूल क्या था, i को i में ऐड, j को j में ऐड, k को k में ऐड। यहाँ पे i के साथ लिखा है 2, यहाँ पे i के साथ लिखा है -1, मतलब ये आएगा 2 - 1 i कैप प्लस यहाँ j के साथ लिखा है 4, यहाँ j के साथ लिखा है 3, मतलब 4 + 3j कैप प्लस यहाँ k के साथ लिखा हुआ है हमने 6, यहाँ k के साथ लिखा हुआ है -2, मतलब ये आएगा 6 - 2k कैप। मतलब ये क्या आया, ये आया i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप। तो ये हमारे पास आ गया है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इजी। ऐसे ही नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो अगर हम a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालना चाहते हैं, सेम उसी तरह से करेंगे, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अच्छा, हमें ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी तो साइन चेंज हो गया बिकॉज नेगेटिव साइन है वहां पर, तो ये क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप माइनस 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 प्लस प्लस i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो आंसर क्या आया बच्चों, आंसर आया 2i कैप प्लस i कैप मीन्स 3i कैप, 4j कैप माइनस 3j कैप मीन्स प्लस j कैप, 6k कैप प्लस 2k कैप
मतलब कि ये क्या आ गया, 6 + 2 = 8 k कैप, मतलब ये हमारे पास आ गया है a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इजी था। नेक्स्ट पार्ट देखो। अच्छा, इसी में ही आपको ऐसे भी आ सकता था कि आपसे फर्दर ये चीज भी वो पूछ सकता था कि फाइंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालते, देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर तो आपको पता है ना कि ये वाला वेक्टर है, आपको नॉर्मली इसी का मैग्नीट्यूड पूछा गया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनकर आएगा, अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर। जे कैप का कोफिशिएंट इज 7, तो यहाँ आएगा 7 का स्क्वायर। के कैप का कोफिशिएंट इज 4, तो यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर। मीन्स ये आएगा 1 + 49 + 16, मतलब आपको सोल्व करना है 50 + 16 को, एंड इट वुड बी इक्वल्स टू 66। देखा, आपको ये भी चीज आ सकती थी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ। वो कैसे बताते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर हमें क्या गिवन है, i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 4 k कैप। हमें बस कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डालना है, दैट इज अंडर रूट 66, एंड दैट्स इट, आंसर आ गया। इसी तरह से ही मुझे अब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और दूसरा what will be the unit vector along a vector minus b vector। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट हम करते हैं ये वाला पार्ट। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन सेज when c vector is added to a vector the resultant is a unit vector along x axis find the value of c। उसने क्या बोला, उसने बोला कि जब c वेक्टर को हम a वेक्टर में ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट मींस जो उन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर बनकर आएगा, दैट आंसर विल बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये कंडीशन है तो बताओ भाई c की वैल्यू क्या बनकर आएगी। तो क्वेश्चन में ही हमें पता लगेगा कि मूव कैसे करना है। तो क्वेश्चन पहले तो क्या बोल रहा है, पहले तो c वेक्टर हमें पता नहीं है, तो लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि जो c वेक्टर है दैट इज गिवन एज सम c x i कैप प्लस c y j कैप प्लस c z k कैप। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करना। कंडीशन क्या दी, उसने ये बोला कि जब ए वेक्टर को सी वेक्टर में ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट बनकर आएगा इट विल बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस मतलब एक ऐसा वेक्टर बनकर आएगा, एक ऐसा वेक्टर बनकर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। और वो यूनिट वेक्टर कौन सी एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग होने की वजह से डायरेक्शन कौन सी आएगी, आई कैप की। करें अब सॉल्व, देखो इजी पता लग गया हमें। तो पहले तो देखते हैं ए वेक्टर की वैल्यू थी 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो ए वेक्टर की जगह लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, प्लस का साइन, सी वेक्टर की जगह सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप इज इक्वल्स टू आई कैप है। अच्छा, आई कैप को आई कैप में, जे को जे में और के को के में ही ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये आ जाएगा 2 प्लस सी एक्स आई कैप प्लस 4 प्लस सी वाई जे कैप प्लस 6 प्लस सी जेड के कैप इज इक्वल्स टू आई कैप। निकल कर आया। अच्छा देखना, यहाँ पे आपको गिवन है बच्चे नॉर्मली आई कैप। क्या इसको कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे डाल सकती हूँ कि मुझे गिवन होगा 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। हो सकता है ना, मतलब कि ये जो वेक्टर था प्योरली आई कैप में था, प्योरली एक्स एक्सिस में था, मतलब इसका y कंपोनेंट भी 0 था, z कंपोनेंट भी 0 था। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे सी एक्स सी वाई सी जेड मीन टू से सी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, और वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए हम कंपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे। मतलब यहाँ पे i का कंपोनेंट गिवन है 2 प्लस सी एक्स, यहाँ पे i के साथ देखो क्या लगा हुआ है, नॉर्मली 1 लगा हुआ है। तो मतलब 2 प्लस सी एक्स विच इज द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल्स टू द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप ऑन द राइट हैंड साइड, एंड दैट इज गिवन एज 1। मतलब सी एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 माइनस 2, तो सी एक्स की वैल्यू बनकर आई है -1 की। ऐसे जे कैप को कंपेयर करें, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे सी जे कैप का कोफिशिएंट कौन गिवन है 4 प्लस सी वाई, और यहाँ पे जे कैप के साथ क्या लगा हुआ है 0। मतलब 4 प्लस सी वाई वुड बी इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पे क्या साइन डालना चाहिए, इक्वल्स टू का। ठीक है, तो सी वाई की वैल्यू क्या बनकर आई 0 माइनस 4, मतलब सी वाई बनकर आ गया हमारे पास -4 का। और ऐसे ही ये जो के वेक्टर का कोफिशिएंट है ये गिवन है 6 प्लस सी जेड,
और यहाँ पे k का कोफिशिएंट कौन गिवन है, 0, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के, मतलब cz आ जाएगा 0 - 6, मतलब cz आ गया है -6। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो ये c वेक्टर आ जाएगा cx दैट इज -1 i कैप, cy दैट इज -4 j कैप एंड cz दैट इज -6 k कैप। तो ये एक ऐसा वेक्टर बनकर आया है जिसका वेक्टर का मतलब जो वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या है, -i कैप, -4 j कैप एंड -6 k कैप की। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस जो है ना डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। वेक्टर्स वाले पार्ट से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे ये एक मैथमेटिकल टूल है जो थ्रू आउट द फिजिक्स आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में पूछ ली जाएगी। आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिले ना मिले, लेकिन फिजिक्स में जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव करोगे आपको कभी फोर्स, कभी मोमेंटम, कभी डिस्प्लेसमेंट, कभी वेलोसिटी, उनकी वैल्यू निकालने के लिए इन सब चीजों की यूज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। जब हमने एडिशन करा दो वेक्टर्स का, उसी वेक्टर को मैंने नाम दिया था, क्वेश्चन में मैंने एक टर्म यूज करी थी रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हुए मैंने ये चीज बोली थी द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स वुड बी नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो उसी चीज को बच्चे हम अभी डिफाइन करते हैं। हम डिफाइन कर रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर को। किसको, रिजल्टेंट वेक्टर को। रिजल्टेंट वेक्टर को हम आर वेक्टर से, आर लेटर से डिनोट करते हैं, और ये आर वेक्टर हमारे पास है क्या, दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, कौन से दो वेक्टर्स है, लेट्स से कोई एक ए वेक्टर है और कोई एक दूसरा बी वेक्टर है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया वेक्टर ही बनकर आएगा। दो स्केलर्स को ऐड करेंगे तो आंसर स्केलर में आएगा, वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आंसर वेक्टर में आएगा। तो मतलब जब मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूंगी तो जो आंसर बनकर आएगा उस आंसर को ही हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको कैपिटल आर लेटर से डिनोट करा जाता है। So what is the resultant vector? Resultant vector is the sum total of two vectors, two or more vectors. Resultant को नॉर्मल लैंग्वेज में हम कैसे समझाएंगे कि लेट्स से अगर हमारे पास कोई पेन है, मैंने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा, कुछ पीछे से एक पर्सन ने आके इसी डायरेक्शन में एक फोर्स को और ऐड कर दिया, तो डेफिनेटली जो दोनों फोर्स हमने लगाई है वो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में वो ऐड हो जाएंगी। तो जो एडिशन होकर हमारे पास वेक्टर बनेगा उसी को ही हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाती हूँ। डायग्राम के थ्रू कैसे, लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक है ये वाला वेक्टर, कोई ए वेक्टर, ठीक है, इसमें मैंने ऐड करना है बी वेक्टर को, और लेट्स से बी वेक्टर ना कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, जहां पे भी कहीं मर्जी जा सकता था। अगर आई कैप में जाता तो मैं आई को आई में ऐड कर देती, जे में जाता तो जे को जे में ऐड कर देते, के में जाता तो के को के में ऐड कर देते। पर व्हाट इफ दोनों वेक्टर हमारे पास पैरेलल ना हो के बल्कि रैंडम किसी डायरेक्शन में हो, रैंडम किसी एंगल में हो, तो उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, वही चीज के लिए हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करने वाले। उसके लिए हमने क्या किया, हमने दो वेक्टर्स लिए, एक ए वेक्टर लिया, एक बी वेक्टर लिया। ए वेक्टर को मैंने अलोंग एक्स एक्सिस डाला और बी वेक्टर मैंने किसी रैंडम डायरेक्शन में डाल दिया। अगर ये रैंडम किसी डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली क्या मैं मार्क कर सकती हूँ। अच्छा, एक चीज और समझो आगे करने से पहले, हमारे पास इस प्लेन में एक वेक्टर है ये वाला, ठीक है, इस प्लेन में ये वाला वेक्टर है एक, मैं इस वेक्टर को यहां से उठाकर जहां मर्जी रख सकती हूँ, इस वेक्टर की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। दोबारा से सुनो, अगर एक प्लेन पे मैंने कोई एक वेक्टर रख रखा है, इस वेक्टर को उठाकर हम जहां मर्जी रख दें, वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, देखो ये है वेक्टर का हेड, ये है वेक्टर की टेल, और इस पेन की जो लेंथ है वो मार्क कर रही है इसके मैग्नीट्यूड को। वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो वेक्टर चेंज कैसे नहीं होगा, देखो वेक्टर को चेंज करने के दो तरीके हैं कि यार या तो मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दूं, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, या फिर मैं क्या करूं, अगर वेक्टर इस तरफ पॉइंटेड है तो मैं वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर दूं। क्योंकि अगर लेट्स से वेक्टर 2 आई कैप में था, मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, मैंने उसको 2 जे कैप में कर दिया, तो मैंने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करा, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ये मैं क्यों समझा रही हूँ
कि हमारे पास अगर प्लेन है, उस प्लेन में ये वेक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, मैं इस वेक्टर को यहाँ से उठाकर जहां मर्जी शिफ्ट कर सकती हूँ, उस चीज में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर हमारे पास ये वेक्टर था ना, ए वेक्टर, यहाँ पे मैं इस वेक्टर को यहां से उठाकर नॉर्मली, इस वेक्टर को यहां से उठाकर नॉर्मली यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, इस वेक्टर में कोई भी चेंज बनकर नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा। देखो इस वेक्टर की जो लेंथ थी, मैंने सेम इसी लेंथ का वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करा, ये वेक्टर भी इसी डायरेक्शन के अंदर पॉइंटेड था, मैंने इस वेक्टर को भी सेम इसी डायरेक्शन में पॉइंट करा। तो कहने का मतलब ये है, जब तक हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ या उसकी डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वेक्टर चेंज नहीं होगा। मतलब मैं ए वेक्टर को वहां से उठाकर यहाँ पे बहुत आराम से लिख सकती हूँ, है ना। अच्छा ठीक है, इसी तरह से क्या मैं बोल सकती हूँ कि इस बी वेक्टर को भी यहाँ से उठाकर मैं कहीं और प्लेस कर सकती हूँ। मतलब ये जो ए वेक्टर हमारे पास, मैंने उस ए वेक्टर को, मान लो कि हमारे पास ये जो ए वेक्टर गिवन था, मैंने उस ए वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया, इधर इस डायरेक्शन में, इस बी वेक्टर को भी उठाकर इधर रख दिया इस डायरेक्शन में। मैंने क्या नहीं चेंज करा ना, तो मैंने दोनों, ये बी वेक्टर भी देखो इसी डायरेक्शन में जा रहा था, अभी भी बी वेक्टर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये ए वेक्टर अभी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था, ये ए वेक्टर अभी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ना मैंने मैग्नीट्यूड चेंज करा, ना मैंने डायरेक्शन चेंज करी। ये हमने करा क्यों? अब इसको करने से हमें ये चीज पता लगी कि हमारे पास दो वेक्टर्स आ रहे हैं और एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर ही हमने प्लेस कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, दो वेक्टर के बीच का एंगल जो बनकर आएगा, वो वेक्टर का जो एंगल हमें लेना है, वो लेना है किस डायरेक्शन में। ये जो ए वेक्टर गिवन है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करती हूँ। ये कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे ना ये ऐसे लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। इसी वेक्टर को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या था? रिजल्टेंट इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो ये आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बनकर आएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। चलो ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं मैम कि इस वेक्टर की जो लेंथ है ना, वो इसका मैग्नीट्यूड देगी। हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास रूल क्या है? जो भी रिजल्टेंट वेक्टर बनकर आएगा, इसके पास दो हेड होंगे और दो ही क्या बनेंगे? टेल। दो हेड बनेंगे और दो ही क्या बनेंगी? टेल बनेंगी। तो अगर इसके दो हेड या दो टेल बनानी है, देखो ए वेक्टर की टेल है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आर की भी यहाँ पे क्या होनी चाहिए? टेल होनी चाहिए। बी वेक्टर का, ब्लैक वाला देखो, बी वेक्टर का हेड है यहाँ पे, मतलब ये जो रिजल्टेंट बनाया है इसका भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। अगर तो ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, अदरवाइज हम इसको रिजल्टेंट वेक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको ड्रॉ करने की कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन होगी कि दो रिजल्टेंट वेक्टर जो भी बनेगा उसके पास दो हेड होंगे और दो ही टेल बनकर आएंगे। और एक चीज और हमने यहाँ पे सीखी है कि एक वेक्टर को एक से दूसरी जगह पर उठाकर हम रख सकते हैं, ना उसकी डायरेक्शन चेंज करनी और ना ही उसकी मैग्नीट्यूड चेंज करनी। अगर आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करोगे तो मतलब जो वेक्टर है वो चेंज नहीं होगा, मतलब हम एकदम करेक्ट चीज करेंगे, कुछ मिस्टेक हमारे पास नहीं बनकर आएगी। समझ में आया? पक्की बात है? ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है, जैसे हमने ये चीज देखी कि अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनके दोनों के एडिशन को हमारे पास एक वेक्टर ही बनकर आएगा। और इसकी डायग्राम से भी ये चीज समझ में आई कि अगर ए वेक्टर यहाँ जा रहा है, बी वेक्टर यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा। और बच्चे अगर हम ये ध्यान से देखें, क्या हमें ये एक कुछ परपेंडिकुलर, कुछ दूसरी लाइन या फिर एक ऐसा ट्रायंगल जैसा फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है ना? इधर से ही क्या हम ये चीज देख सकते हैं, जब हमने नॉर्मल नंबर्स करे थे, नॉर्मल एक ट्रायंगल होता था, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स से ये वाला, ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी तो हम ऐसी चीजें लिखते थे, ये जो थी ये बेस थी, ये नॉर्मल हमारे पास हाइपोटेनस था, ये परपेंडिकुलर था। हम यहाँ पे भी यही चीज नहीं लिखते थे, दैट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये और ये सिमिलर है, सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम डील कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज के साथ, नॉर्मल लेंथ के साथ। यहाँ पे हम डील कर रहे हैं वेक्टर्स के साथ,
वेक्टर क्वांटिटीज के साथ, तो मुझे यहाँ पे हर चीज पे वेक्टर का डायरेक्शन का साइन मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मली हम स्क्वायर नहीं कर पाएंगे। तो मैम उस चीज को हम सॉल्व करने का तरीका देखेंगे क्या, कि लेट्स से आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी गिवन है, आपको वैल्यू भी गिवन है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वही चीज अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग ये जो भी टॉपिक हमने करा ना आज की क्लास में, इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करना बच्चे। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट में हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी है कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, रिजल्टेंट होता क्या है, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिफाइन करा है। नेक्स्ट लेक्चर में जब तुम आओगे तो वही रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन करेंगे। जब हमने वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने ये चीज बोली थी कि एक वेक्टर वो होगा जिसके पास डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, और उसको वेक्टर डिक्लेयर करने के लिए एक रूल है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है क्या, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर स्टे ट्यून्ड। ओके बच्चों।